गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से। आज हम जानेंगे 10th क्लास का सेकंड लैंग्वेज हिंदी, जिसमें सेकंड चैप्टर है बूढ़ी काकी। ये स्टोरी जो है वो बहुत ही मार्मिक स्टोरी है। आज हम इस स्टोरी के बारे में जानेंगे, जिसमें एक बूढ़ी काकी जो हैं उनका मतलब बहुत ही ज़्यादा बुढ़ापा हुआ होता है, लेकिन उनका ये समझिए आप कि जो बुढ़ापा है वो एक बचपन का पुनरागमन होता है, अर्थात बचपन का वापस आना। तो सबसे पहले हम जानेंगे लेखक के बारे में, प्रेमचंद जी, जिनका जन्म 1880 और निधन 1936 में हुआ था। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ है। उनका मूल नाम था धनपत राय। शिक्षा काल में उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया हुआ है, जो उन्होंने काफ़ी वर्षों तक स्कूल में वे रहे। बाद में उन्होंने अपनी शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर रहे हैं। स्वाधीनता आनंद में भाग लेने के कारण उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, जिस वजह से वो स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़ गए। हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य में वे एक महान व्यक्तित्व रहा है। उनका अपनी आवाज़ और जनता के कुछ तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानी और नाटक लिखे हैं। उन्होंने अन्य भाषाओं से अनुवाद किया है, हिंदी लिखे तथा बाल उपयोगी साहित्य की रचना भी की है। गबर वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, मंगलसूत्र जैसे उनके उपन्यास रहे हैं। प्रेम के वेदी, करबला और संग्राम उनके नाटक रहे हैं। कुछ कलम और तलवार, त्याग आदि उनके निबंध जो हैं वो संकलन रहे हैं। यहाँ बूढ़ी काकी जो है वो प्रेमचंद जी ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है, जिन्हें उपेक्षा मिली है और जो जीवन के हर क्षण का एक आनंदपूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। यह मूल कहानी एक संक्षिप्त रूप में दी गई है। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ स्टोरी के बारे में जानेंगे। बुढ़ापा बहुधा बचपन का एक पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी के जीभ के स्वाद के सिवा कुछ ना कुछ श्रेष्ठता शेष थी और ना ही अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां जो हैं वो हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती थी। घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता, उसकी मात्रा कम होती, अथवा तो बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें नहीं मिलती तो वे रोने लगती। रोना उनका सिसकना साधारण रोना ना था, वे गला फाड़ कर रोती थी। तो बच्चों, यहाँ बताया गया है कि जो बुढ़ापा है वो एक तरह से बचपन का दोबारा लौट आना है। बूढ़ी काकी जो है वो जीभ के स्वाद के सिवा उन्हें और किसी भी चीज़ की चेष्टा नहीं थी, यानी इच्छा नहीं थी। वो अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए भी उन्हें सिर्फ रोना ही होता था। यानी अगर उन्हें उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दर्द हो रहा है या उन्हें कोई परेशान करता है, तो वो रोकर ही लोगों को आकर्षित करती थी। अथवा उनके घर में अगर किसी भी प्रकार से घर वाले उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं करते, या उन्हें भोजन का जो समय था, जिस समय भोजन मिलना हो, उसमें अगर थोड़ी भी देरी हो जाए या भोजन उन्हें थोड़ा कम दिया जाए, अथवा कह सकते हैं कि अगर कोई भी घर से मतलब बाज़ार से कोई भी वस्तु लाते थे और बूढ़ी काकी को नहीं मिलती थी, तो वो खाने के लिए रोने लगती थी। और उनका रोना मतलब ऐसा कह सकते हैं कि रोना उनका सिंपल रोना नहीं होता था, वो बहुत ही ज़ोर से गला फाड़ फाड़ कर रोया करती थी। उनके जो पति हैं बच्चों, उनके पति का स्वर्ग सिधारे उन्हें बहुत वक्त हो चुका था। उनके जो बच्चे हैं वो तरुण यानी कि जो जवान होते ही उनकी भी मृत्यु हो गई थी। अब जो बूढ़ी काकी हैं उनके पास सिर्फ एक भतीजा था, जिसका नाम होता है बुद्धिराम। बुद्धिराम जो भतीजा है उनका, उनके ही नाम पर जो बूढ़ी काकी हैं वो अपनी सारी संपत्ति लिख देती हैं। और जो बुद्धिराम है, उन्होंने जब संपत्ति लिखवाई अपने नाम पर, तो उन्होंने बूढ़ी काकी से बहुत ही लंबे चौड़े वादे किए थे। लेकिन वो वादे जो थे वो संपत्ति लेने के लिए सिर्फ एक दिखावा था और कुछ भी नहीं। जबकि बूढ़ी काकी की जो संपत्ति थी उसमें से वार्षिक आय कुछ कम नहीं मिलती थी, यानी कि जो वार्षिक आय है वो बहुत ही मतलब इतनी थी कि उससे बूढ़ी काकी अपना पेट भर सकें। लेकिन फिर भी यहाँ पर बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन जो है वो भी बड़ी कठिनाई से मिलता था। लड़कों का जो बूढ़े स्वभाव से विदेश होता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं उन्हें मतलब बूढ़ों से थोड़ी सी परेशानियां होती हैं, मतलब उनसे चिढ़ते हैं, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसा कहा गया है कि अगर माता पिता का यह रंग देखते हैं तो वे बूढ़ी काकी को सताया करते थे। अर्थात कह सकते हैं
कि जो बूढ़ी काकी के जो भतीजा था बुद्धिराम, उसके बच्चे थे और उसके बच्चे जो हैं वो बूढ़ी काकी को बहुत सताया करते थे। लेकिन जब वो ये देखते थे कि उनके जो माता पिता हैं, अर्थात कह सकते हैं बुद्धिराम और उनकी पत्नी है रूपा नाम है उसका, वो दोनों जब बूढ़ी काकी को कोई मान सम्मान नहीं देते थे, उसे परेशान करते थे, भोजन भी पेट भर के नहीं देते थे, तो ये सब रंग जो है माता पिता का देख कर उसके बच्चे जो हैं बुद्धिराम के, वो भी बूढ़ी काकी को बड़ा परेशान करते थे। और बड़े परेशान किस प्रकार करना कि कभी चुटकी काट कर भाग जाते थे, तो कभी पानी का कुल्ली कर देना। कुल्ली करना अर्थात होता है बच्चों जैसे पानी मुंह में डालकर किसी के मुंह पर फेंकना। तो इस प्रकार बूढ़ी काकी को परेशान करते थे। और जब बूढ़ी काकी इन बच्चों से बच्चे जब सताते थे तो वो जब ज़ोर ज़ोर से रोया करती थी, तो बुद्धिराम उसकी पत्नी को ऐसा लगता था वो तो सिर्फ केवल खाने के लिए ही रोती है, मतलब उसका प्रसिद्ध हो गया था कि वो जब रोती थी तो खाने के लिए रोती थी। इसलिए उसका जब इस तरह से वो परेशान होकर जब रोती थी तो कोई उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था। संपूर्ण परिवार में यह काकी का किसी अनुराग था, तो वो बुद्धिराम की छोटी लाडली, अर्थात कह सकते हैं कि बुद्धिराम की एक बेटी थी जिसका नाम लाडली था। वो बहुत ही छोटी थी और वो ही एक ऐसी लड़की थी जो मतलब घर में बूढ़ी काकी को प्यार करती थी और वो हमेशा बूढ़ी काकी के पास ही ज़्यादातर रहती थी। उसका ऐसा था कि मतलब जैसे छोटे बच्चे कैसे होते हैं कि उन्हें कोई खाने पीने की चीज़ें दी जाए और उनसे कोई छिना ले तो उनके डर से जो मतलब जहाँ उन्हें ऐसा लगता है कि हम सुरक्षित हैं वहीं बैठते हैं। तो इसी प्रकार लाडली का बताया कि उसके जो दोनों भाई हैं वो उसके मिठाइयाँ या कोई चीज़ अगर उनसे छिड़ाते थे तो वो क्या करती थी, वो अपनी काकी के पास बैठ के खाया करती थी। उसे ऐसा लगता था ये उसका रक्षागार है, मतलब वो दादी के पास बैठेगी तो उसके भाई उसे परेशान नहीं करेंगे। इसलिए वो क्या करती थी, कोई भी खाने पीने की चीज़ होती थी तो लाडली जो है वो बूढ़ी काकी के पास जाकर बैठती थी। भाइयों के अन्याय की तुलना कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थानुकूलता ने उन्हें दोनों सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। अब यहाँ पर ये बताया गया है, यहाँ से स्टोरी आपकी सुनना बच्चों जो बहुत ही मार्मिक, यानी एक तरह से आपको भी थोड़ा अजीब लगेगा बूढ़ी काकी के लिए। और ये चीज़ नॉर्मल है कि हमारे यहाँ भी, हमारे घर में भी जो बहुत बूढ़े होते हैं उन्हें भी हम लोग भी थोड़ा कहीं ना कहीं कष्ट देते हैं। तो इस स्टोरी से आपको समझ में आएगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनका मतलब एक तरह से वो उनका बचपन ही होता है, तो हमें उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर वो किसी प्रकार से चिढ़ते हैं या डांटते हैं, फटकारते हैं, तो हमें उस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए और उन्हें मान सम्मान देना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर एक शहनाई बज रही थी। गांव के काफ़ी बच्चे झुंड लगा के यानी समूह में खड़े थे, गाना बजाना हो रहा था। और उसी समय में पता चला कि जो बुद्धिराम है यानी बूढ़ी काकी के जो भतीजे हैं बुद्धिराम, उनके बड़ा लड़का है सुखराम, उसका तिलक आया हुआ है और वहाँ पर उसका उत्सव मनाया जा रहा है। तिलक आना यानी सगाई होना या शादी का जो होता है ना, शादी से पहले तिलक किया जाता है शादी फाइनल करने के लिए, तो वो तिलक कहते हैं। तो तिलक हो रहा है, तो समय में उत्सव मनाया जा रहा था। घर के भीतर सभी स्त्रियां गाना गा रही थीं और रूपा मेहमानों को भोजन का प्रबंध कर रही थी। रूपा अर्थात जो बुद्धिराम की पत्नी है, वो मेहमानों के लिए खाने वाने की व्यवस्था करने में वो बिजी थी। और यहाँ पर भट्टियों पे कढ़ाई चढ़ रहे थे। कढ़ाई मीन्स कढ़ाई होता है, भट्टियाँ मीन्स होता है बच्चों जो गाँव में बड़े बड़े खड्डे कर उसमें आग जलाकर उसमें ही खाना पकाया जाता है, उसे भट्टी कहते हैं। तो इस तरह से वो भट्टी पर कढ़ाई चढ़ के खाना बन रहा है। एक तरफ गरम गरम पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ निकल रही हैं, तो दूसरी तरफ बड़े पत्तलों में मसालेदार सब्जी पक रही है। पतीले में, पतीला मीन्स होता है बड़ा सा जो हम तपेली कहते हैं ना, वो तो बहुत बड़े बड़े तपेले जो होते हैं उसे पतीला कहा जाता है गांव की भाषा में। तो यहाँ पर उसमें सब्जियां पक रही हैं और घी और मसालों की जो सुगंध है वो चारों ओर फैल रही है। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। अब उन्हें तो मतलब खाने की तो वो शौकीन थी, कहा ना कि उन्हें तो स्वाद के अलावा उन्हें तो दूसरी किसी चीज़ की इच्छा थी ही नहीं। तो जो बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई हैं तो वहाँ पर सुगंध आ रही है खाने की। अब जैसे ही खुशबू आई वैसे वो तो मन ही मन सोचने लगी कि इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेके क्यों नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उसे रोना तो आया, परंतु अब शगुन के कारण वो रो ना सकी। मतलब यहाँ बच्चों ये बताया गया है कि उसे पता चला कि यहाँ तिलक हो रहा है, तो मतलब ये सभी गेस्ट आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं, तो मतलब उसे जो खुशबू आ रही है खाने की, तो वो सोचती है कि इतनी देर हो गई अभी तो कोई भोजन लेके क्यों नहीं आया। तो उसे मतलब ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है सभी लोग खाना खा चुके होंगे और मुझे किसी ने खाने ही नहीं दिया, और वो खाने के लिए तो रोती ही थी। तो उसे बहुत बुरा लग रहा था और वो रोना चाहती थी, लेकिन वो अपशगुन के डर से वो नहीं रो रही थी।
अब यहाँ बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तो तस्वीरें नाच रही हैं, यानी वो कल्पना कर रही है कि कैसी पूड़ी होगी, एकदम लाल लाल होंगी, फूली फूली होंगी, नरम नरम पूड़ियाँ होंगी, कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची पड़ी होगी जो बहुत ही खुशबू मार रही होगी उसकी। एक पूड़ी अगर मिलती तो मैं भी ज़रा हाथ लेकर उसे देखती, क्यों ना, फिर वो सोचती क्यों ना एक काम करूँ, मैं कढ़ाई के पास ही जाकर बैठ जाती हूँ। तो फिर वो क्या हुई, बूढ़ी जो काकी जो है वो उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास आकर बैठ गई। अब यहाँ बताए उकड़ू, उकड़ू बैठकर मतलब होता है बच्चों जो मतलब जो ज़्यादा बूढ़े होते हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, तो बैठे बैठे जो चलते हैं ना हाथ के बल, उसे उकड़ू बैठकर चलना बोलते हैं। तो मतलब इससे आप समझ सकते हो कि मतलब वो चल भी नहीं पाती थी खड़े होकर, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी बूढ़ी होंगी। तो वो रेंगते हुए धीरे धीरे कढ़ाई के पास जाकर बैठ गई। अब यहाँ पर आए तो उनका तो धैर्य हुआ कि जैसे भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठा हो, यानी यहाँ ये चीज़ बताई जा रही है कि एक मतलब इनके खाने की तुलना एक भूखे कुत्ते से कर दी गई है कि कैसे एक भूखा जो कुत्ता होता है वो कोई सामने खाना खा रहा है, उसके सामने किस प्रकार बेचारा मतलब लार लटकाते हुए बैठा होता है। तो इसी प्रकार यहाँ उसकी बूढ़ी काकी की जो भूख की तुलना है वो भूखे कुत्ते से की गई है। अब यहाँ बुद्धिराम की जो पत्नी है रूपा, उस समय में वो कार्यभार संभाल रही थी, यानी वो अपने जो उसके घर में जो काम हो रहा था उस काम से वो मतलब बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि वो अकेली काम करने वाली थी उस घर में। तो वो कभी इस कमरे में जाती तो कभी उस कमरे में जाती, कभी कढ़ाई के पास आती, कभी भंडार के पास बैठ। जो भंडार मतलब होता है जहाँ खाने पीने का बहुत सारा सामान हो, यानी एक ऐसा कमरा हो जिसमें सारे खाने पीने के सामान हो, भोजन वोजन रखा जाता हो बनाकर, उसे भंडार कहते हैं। तो कभी भंडार में जाती तो बेचारी वो अकेले दौड़ दौड़ के मतलब व्याकुल हो रही थी, यानी ये कह सकते हैं कि मतलब कोई भी इंसान है अगर उस पर काम का वजन जो भार है वो ज़्यादा डाल दिया जाए, बहुत सारा काम की जवाबदारी अगर उस पर डाल दी जाए और वो इंसान अगर अकेला ही 4 जगह वो देख रेख कर रहा हो, तो इंसान स्वाभाविक है कि उसे थोड़ा गुस्सा आएगा। लेकिन इसी तरह से यहाँ पर हो रहा था कि रूपा के पास काम तो बहुत सारा दे दिया, वो काम से परेशान तो थी, उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उसे अपना गुस्सा किसी और पर प्रकट करने का जो समय है, अवसर है, वो नहीं मिल रहा था। तो उसने क्या किया, ऐसी अवस्था में उसने देखा कि जो बूढ़ी काकी हैं वो कढ़ाई के पास आकर बैठी हुई हैं। अब जैसे उसने देखा कि वो कढ़ाई के पास आके बैठी हुई है, उनको तो गुस्सा बहुत आया, और बस जैसे एक मेंढक केंचुए के ऊपर झपटता है ना, उसी प्रकार वो तो बूढ़ी काकी के ऊपर उसने अपना गुस्सा उतारा। दोनों हाथों से उसे पकड़ा और पकड़ के झटक के एकदम से बोलने लगी कि ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़, कोठरी में बैठते हुए दम घुटता था क्या? अभी मेहमानों ने खाया नहीं, भगवान को भोग लगा नहीं, तब तक देर ना हो सका। तो मतलब यहाँ रूपा कहती है कि ऐसा ये पेट है कि भाड़ है तुम्हारा, जो कभी भरता ही नहीं है। कोठी में बैठ रही थी तो क्या तुम्हारी दम निकल जाती? क्या थोड़ी देर वहाँ बैठ नहीं सकती थी? वहाँ क्या तुम्हारा दम घुट रहा था? मेहमानों ने भी खाना नहीं खाया, भगवान को भी भोग नहीं लगा, और इन्हें शांति नहीं है, ये आके यहाँ बैठ गई। तो इस प्रकार से वो गुस्सा करने लगती हैं। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया और ना रोई ना बोली, क्योंकि अब उसे भी मतलब थोड़ा बुरा लगा, और वो चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तल लग चुकी है और मेहमान खाना खाने बैठ गए हैं। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई, मैं कहाँ चली गई। उसे रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच तो यह, जब मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे तो घर वाले कैसे खाएंगे? मुझे इतनी देर भी नहीं रहा गया, अब तक कुछ बुलाना आया तो बुलाने ना आएगा ना जाऊंगी। मतलब यहाँ पर बूढ़ी काकी अपने आप को थोड़ा पछतावा करती है कि मतलब मुझे नहीं जाना चाहिए था, मैं क्यों इतनी जल्दी चली गई। रूपा पे उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, उसे गुस्सा इस बात पे आ रहा था कि मैंने थोड़ी जल्दी कर दी है जाने में, मुझे अभी नहीं जाना चाहिए था। जबकि मेहमानों ने अगर खाना नहीं खाया है, घर वाले कैसे खाएंगे, और मैं तो घर वाली हूँ, क्योंकि बाहर तो मेहमान बैठे हुए हैं, तो मुझे अभी नहीं जाना चाहिए था। फिर वो ऐसा सोचती है, तो ठीक है, मैं अपनी कोठरी में आ गई हूँ, तो जब तक मुझे कोई नहीं बुलाएगा तब तक मैं नहीं जाऊँगी। मन ही मन इस प्रकार विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगी। अब वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। फिर थोड़ी देर वो क्या करने लगी, बैठे बैठे बच्चों को गाना गाने लगती, गुनगुनाने लगती, मतलब वो अपना मन को भटका रही है इधर उधर। लेकिन फिर उसे एहसास होता है, ऐसा फील होता है कि भाई मुझे तो गाना गाते बहुत देर हो गई है, और इतनी देर में तो भोजन मतलब आ जाना चाहिए, तो इतनी देर क्यों हो गई कि मतलब क्या लोग भोजन नहीं कर पाए होंगे अभी तक? किसी की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही है। फिर उसे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सभी लोग खा पी कर चले गए हों और मुझे कोई बुलाने भी नहीं आया। फिर वो अपनी बहू के बारे में सोचती है कि हो सकता है जो रूपा है वो मुझसे चिढ़ गई है क्योंकि मैं जल्दी बाहर चली गई थी।
तो हो सकता है कि वो मुझे गुस्से में ना बुलाने आए। फिर काकी सोचती है चलो एक काम करते हैं, मैं खुद ही चली जाती हूँ। तो यहाँ पर वो क्या आती है, विश्वास करती है। फिर वो यहाँ पर ऐसा सोचती है कि जब मैं जाऊँगी तो मतलब तैयार हो जाती है जाने के लिए। उसे विश्वास है कि 1 मिनट में, मतलब वो विश्वास उसे ये चीज़ का हो चुका है कि जैसे ही मैं बाहर जाऊँगी 1 मिनट में मेरे सामने खाना आ जाएगा, पूड़ियाँ आ जाएंगी, मसालेदार सब्जियाँ आएंगी। स्वाद इंद्रियाँ गुदगुदाने लगी, उसके मन में तरह तरह के सब्जियाँ खाऊंगी, फिर दही, फिर शक्कर, कचौड़ी, रायता, ये सब चीज़ें वो सोचने लगी कि मैं ये सब खाऊंगी। फिर कहती है कि मैं तो मतलब एक बार खाने बैठूंगी तो मांग मांग कर खाऊंगी, चाहे भले किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। इतने समय बाद खाना मिल रहा है, मतलब पूड़ियाँ इतने समय बाद मिल रही है, तो मुँह थोड़ा जूठा करूँगी, मैं तो अच्छे से खाऊँगी, ऐसा सोच के फिर वो वापस सरकते सरकते वापस जाके आंगन में बैठ जाती है। अब यहाँ पर हाय उसके दुर्भाग्य कि वो सरकते हुए आंगन में तो गई, पर जब उसने देखा कि मेहमान मंडली तो अभी तक बैठी हुई है, तो कोई खाकर उंगलियां चाट रहा है, तो कोई तिरछे निगाहों से देख रहा है, तो लोग अभी खा रहे हैं या नहीं, इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उसके बीच में जा बैठी। मतलब यहाँ ये बताया गया है, उसने ये सोचा था कि मतलब बूढ़ी काकी ने कि मैं बाहर जाऊँगी, सब लोग खा चुके होंगे तो मुझे खाना मिल जाएगा, पर उसका दुर्भाग्य यानी उसका बदनसीबी ये निकली कि मंडली तो अभी तक वहाँ बैठी हुई थी, और इतने में तो वो सभी मेहमानों के बीच में जाकर बैठ गई। अब जो रूपा ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया वो तो ठीक है, चलो किया, वो तो गुस्से में थी, लेकिन यहाँ तो पंडित बुद्धिराम जो उसका भतीजा था, वो तो मतलब बूढ़ी काकी को देखकर इतना गुस्सा हुआ, इतना गुस्सा हुआ कि उसने तो लपट कर उन्हें, काकी को दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए उन्हें उनकी कोठरी में जाके दम पटक दिया। मतलब यहाँ ये कहा गया है बच्चों कि रूपा ने जो दुर्दशा उसकी की वो तो ठीक, चलो मतलब वो बहू थी, लेकिन जो भतीजा था उसे तो समझना चाहिए था ना। पर वहाँ उसे भी पता नहीं किस बात पर मतलब उसे ये गुस्सा आ गया कि मेहमानों ने खाया नहीं और बूढ़ी काकी आके बैठ गई मेहमानों के बीच, तो उन्हें इस बात पर गुस्सा आया, जबकि नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो इंसान मतलब वो जो बूढ़ी काकी काफ़ी बूढ़ी हैं, अगर मेहमानों के साथ उन्हें भी खाना दे दिया जाता, पर यहाँ पर ऐसा नहीं किया, उन पर क्रोध किया और उनको दोनों हाथों से घसीटते हुए जाके कोठरी में पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, जो आजू बाजू जो धोबी हैं, नाऊ हैं, उन सभी लोगों ने भोजन कर लिया, परंतु यहाँ बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्जलता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। बच्चे यहाँ ये चीज़ आप समझिए कि मतलब बूढ़ी काकी ने यहाँ कोई गलती की थी क्या? नहीं ना, सिर्फ वो खाने के लिए ही तो गई थी, लेकिन दोनों ने उनकी जो मतलब इस तरह से दुर्व्यवहार तो किया सो किया, अभी भी उन्हें खाना भी नहीं दिया है और ये भी नहीं सोच रहे हैं कि अब जाके उन्हें खाना भी दिया जाए, यहाँ तक उन्हें दंड देने का सोच रहे हैं। उनके बुढ़ापे पर किसी को दया नहीं आ रही है। अगर वहाँ बुढ़ापे पर उनके बुढ़ापे के लिए अगर कोई परेशान था तो वो सिर्फ थी रूपा की एक बच्ची, जो था नाम उसका लाडली, वो परेशान हो रही थी। वो ये सोच रही थी कि लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था, तो वो झुझला रही थी कि वो लोग काकी को बहुत सी पूड़ियाँ क्यों नहीं देते। मतलब एक छोटी सी बच्ची है जिसे काकी से लगाव है, वो काकी के बारे में सोच रही है कि अगर काकियों को पूड़ी क्यों नहीं देते हैं ये लोग, क्या मेहमान सारी पूड़ियाँ खा जाएंगे? यदि काकी ने मेहमानों से पहले अगर खाना खा भी लिया होता तो क्या बिगड़ जाता? वह काकी के पास जाकर उन्हें समझाना चाहती थी, धैर्य देना चाहती थी, समझाना चाहती थी, लेकिन वो अपनी माँ के डर से वहाँ नहीं जा पा रही थी। उसने अपने हिस्से की कुछ पूड़ियाँ बिल्कुल ना खाई। मतलब यहाँ पे ही बताया, एक छोटी सी बच्ची ने अपने हिस्से का खाना छोड़ दिया, मतलब उसे संभाल के बूढ़ी काकी के लिए रखा था। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी, उसका हृदय अधीर हो रहा था, लेकिन बूढ़ी काकी मेरी बात सुनेगी तो उठेगी, फिर बूढ़ी काकी देखकर मुझे खुश होगी, मुझे प्यार करेगी। मतलब वो ऐसा सोच रही है कि बूढ़ी काकी को खाने का जो शौक़ है, पूड़ी के लिए जो 2 बार उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, तो लाडली ये सोचती है कि मैं बूढ़ी काकी को अपने हिस्से की पूड़ी दूंगी तो वो बूढ़ी काकी जो है वो बहुत ही खुश हो जाएंगी और मुझे बहुत सारा प्यार देंगी। अब इस तरह से बच्चों रात के बज गए 11। अब रात के 11 बज गए, रूपा जो है वो आंगन में सो रही है, लेकिन लाडली की आंखों में नींद नहीं है। लाडली की आंखों में नींद क्यों नहीं थी? क्योंकि वो काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी थी, उसे खुशी थी कि मैं अपने हिस्से की पूड़ी अपनी काकी को दूंगी। तो जो पूड़ियाँ खिलाने की जो खुशी थी वो लाडली को सोने नहीं दे रही थी। जब उसे विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है, मतलब रूपा सो चुकी है, तो वो चुपके से उठी और बूढ़ी काकी के पास जाकर उसकी कोठरी में चली गई। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे, फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ा लिया जाता है।
उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका और वह मूर्छित हो गई। यानी यहाँ पर कहा गया है कि बूढ़ी काकी को इसके अलावा कुछ याद नहीं है। बूढ़ी काकी को सिर्फ मतलब बहुत बूढ़ी थी, कहा ना कि उनकी सारी इंद्रियां जो हैं, ज्ञान इंद्रियां, वो सब कह सकते हैं कि मतलब कैसी हो गई हैं कि मतलब उन्हें ना तो इतना याददाश्त शक्ति उनकी इतनी रही, ना उन्हें इतना दिखाई देता था, ना उन्हें इतना सुनाई देता था। ऐसी चीज़ें बताई गई हैं कि सारी इंद्रियां जो उनकी कमज़ोर पड़ चुकी हैं। सिर्फ एक स्वाद इंद्रियां यानी जीभ की जो इंद्री है वही एक ऐसी थी जो उसकी ही चेष्टा थी, उन्हें और किसी चीज़ की तो थी नहीं। तो उन्हें सिर्फ इतना याद था कि मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटते हुए किसी ने मुझे यहाँ मतलब ले गया है। घसीटते हुए ऐसा लग रहा था जैसे उनके जो पत्थरों से बार बार उनके जो पैर हैं वो पहाड़ पर जैसे टकराते हुए घसीटते हुए गए हों, और इस तरह से वो मूर्छित हो गई। बस उन्हें इतना ही याद था। लेकिन जैसे ही वो सचेत हुई, यानी जैसे उन्हें होश आया, फिर उन्हें ये एहसास हुआ कि ज़रा भी आहट नहीं मिलती। उन्होंने समझ लिया कि अब तो लोग खा पी चुके हैं। वे विचार कर काकी निराश में संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता, लेकिन परंतु मेहमानों के डर से वो रोती नहीं। यानी अब जब वो होश में आई तो उन्हें बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की जब आहट नहीं हुई, तो बच्चों उन्होंने समझ लिया कि अब सभी लोग खा पी कर सो चुके हैं, अब मुझे खाना मिलने वाला नहीं है। उन्होंने इस चीज़ का मतलब समझ चुकी हैं, निराशा हो गई हैं। निराश हुए उन्होंने अपने आप वो वहाँ लेट गई, और मतलब दुख से उनका गला बार बार भर आ रहा है, रोने की इच्छा हो रही है, लेकिन उन्हें पता है कि घर में अभी भी मेहमान हैं, इसलिए मेहमानों के डर से वो नहीं रो सकती। इतने में क्या हुआ, उनके कानों में एक आवाज़ आई कि काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने जो है लाडली की बोली को पहचान लिया और वो चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठाया। यानी कि उसे अच्छे से दिख नहीं रहा था, अंधेरा तो था ही, तो उसने क्या किया, दोनों हाथों से टटोला। टटोलना मीन्स होता है बच्चों हाथ से छूकर महसूस करना। तो उन्होंने आवाज़ तो लाडली की पहचान ही ली थी, फिर उसे अपने हाथों से ऐसे छूकर महसूस किया कि हाँ ये लाडली है, और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। लाडली ने अपने हिस्से की जो पूड़ियाँ हैं वो निकाल के दादी को दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है, मतलब क्या ये तुम्हारी मम्मी ने दी है ये पूड़ियाँ? लाडली ने कहा, नहीं ये तो मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पे टूट पड़ी। यानी काकी को सिर्फ खाने के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। उन्हें ये नहीं दिख रहा है बच्चों की वो एक छोटी बच्ची है जिसने अपने हिस्से की पूड़ी दी है। उन्हें सिर्फ खाना था, तो वो तो बस पूड़ियों पे टूट पड़ी। और 5 मिनट तो जब हुआ जब पिटारी खाली हो गई। पिटारी का मतलब होता है बच्चों एक प्रकार का मतलब पात्र, यानी एक बर्तन है जिसमें खाना पूड़ियाँ लेकर आई थी वो, तो वो पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा कि पेट भर गया काकी? तो थोड़ी देर की वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा करती है, उसी तरह इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की सुधा को और इच्छा को उत्तेजित कर दिया। यानी कह सकते हैं बच्चों कि जैसे कि गर्मी के मौसम में जब ये अभी जैसे बरसात का मौसम है, तो अगर जो पहली बरसात होती है तो वह पहली बरसात जो वो ठंडक पैदा करनी चाहिए, लेकिन क्या होता है जब पहली बार बरसात पड़ती है ना तो गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बस इसी प्रकार दादी का हाल हुआ कि वो पूड़ी खाने के बाद उनकी और ज़्यादा पूड़ी खाने की इच्छा होने लगी। फिर वो बोली कि नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लो। तो वो कहती है, नहीं मेरा पेट तो नहीं भरा है, आप एक काम करो अपनी मम्मी से और पूड़ियाँ ले आओ। तो लाडली कहती है, नहीं मम्मा तो सो गई है, मतलब अम्मा तो सो चुकी हैं, अब अगर मैं उसे जगाऊंगी तो मुझे मारेंगी। तो काकी ने पिटारे को फिर टटोला। यानी फिर वो उस बर्तन को देखती हैं, उस बर्तन में जो कुर्चन गिरे होते हैं, यानी छोटे मोटे जो टुकड़े पड़े होते हैं पूड़ी के, वो निकाल कर खाने लगती है। फिर वो बार बार अपने होठों को चाटती है और चटखारे भरती रहती है। हृदय महसूस रहा है कि पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। यानी उसका जो दिल है वो बस यही महसूस कर रहा है, मतलब यही सोचती है कि कैसे भी करके मैं किस प्रकार क्या करूँ जो मुझे पूड़ियाँ मिले, मतलब वो बस पूड़ियाँ खाने के लिए वो बेताब हो रही है। तो यहाँ पर जैसे ही वो काकी को अधीर ना हुआ और इच्छा के प्रबल प्रभाव में बह गई, और उत्तेज और उचित अनुचित को विचार जाता। यानी वो बार बार क्या अच्छा है क्या बुरा है वो ऐसा कुछ नहीं सोचती, और थोड़ी देर बाद वो अपनी इच्छा को रोकती रही, और फिर अंत में उसकी इच्छा का जो बांध है वो टूट गया। और उसने अपनी लाडली से कहा कि लाडली बेटा, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। और लाडली उनकी इस बात को समझ नहीं पाई। वो तो बस छोटी सी थी, उसे इतनी चीज़ें समझ में नहीं आई कि क्यों जाना चाहती हैं वहाँ। उसने काकी का हाथ पकड़ा और जाकर, और वहाँ मेहमानों ने जहाँ खाना खाया था उन मेहमानों की जो जूठी पत्तल पड़ी हुई थी बच्चों, वो वहाँ जाके उसने दादी को बैठा दिया। अब काकी जो है वो पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगे। ओहो, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी थी, खस्ता कितना सुकोमल था। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी। मतलब यहाँ ये बताया गया है कि जो बच्चों की जो मेहमानों की जूठी पत्तल थी उसे खा रही हैं, उसमें जो छोटा मोटा जो थोड़ा बहुत जूठन पड़ा है उसे खा खा कर मतलब
खाने की तारीफ़ कर रही हैं कि ओहो दही इतना स्वादिष्ट था, इतनी कचौड़ी और खस्ता इतनी सुकोमल थी, और खाती जा रही हैं। पर उन्हें मतलब बुद्धिहीन यानी कम बुद्धि होते हुए भी वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी बच्चों कि जो वो काम कर रही हैं ना, वो काम उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मतलब झूठी पत्तल उन्हें नहीं खानी चाहिए। वो ये चीज़ जानती थी, फिर भी वो ये काम कर रही हैं। मैं दूसरों की पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा जो है वो तृणा रोग का अंतिम समय होता है। यानी कहा गया बुढ़ापा जो है वो इच्छा रोग का अंतिम समय, यानी कि उनकी जो इच्छा होती है वो उसे किसी भी प्रकार पूरी करने की सोचते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि बुढ़ापा जो है तृणा रोग का अंतिम समय है। जब संपूर्ण इच्छा एक ही केंद्र पर आ जाती है तो बूढ़ी काकी की ये केंद्र उनकी स्वाद इंद्रियाँ थीं। ठीक उसी तरह रूपा की आंखें खुली। अब जैसे ही रूपा की आंखें खुली, रूपा ने देखा कि लाडली तो उसके पास है ही नहीं। अब वो चौंक गई। जैसे वो चौंकी वैसे ही वो चौकी चारपाई के इधर उधर निहारने लगी और देखने लगी कि कोई नीचे तो नहीं गिर गई। मतलब लाडली यहाँ बहुत छोटी बच्ची बताई गई है, इसलिए जो वो देखती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है लाडली कहीं गिर गई हो, तो वो बार बार उठती है, फिर वो देखती है नीचे देखती है, तब उसे लाडली नहीं दिखाई देती। जब लाडली उसे नहीं दिखती है तो वो उठकर देखती है बाहर, तो लाडली जो है वो जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी जो है वो पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। जैसे ही ये दृश्य रूपा देखती है, रूपा का हृदय एकदम सन्न हो जाता है। वह ये दृश्य देखकर देखने वालों का हृदय कांप उठता है। ऐसे प्रतीत होता है मानो जैसे जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार की कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को अब यहाँ तो क्रोध नहीं आ रहा है, शौक जो है वो समुन क्रोध का कहा, मतलब यहाँ बताया गया है ये जब दृश्य देखती है तो रूपा को बहुत ही पश्चाताप होता है। वो ये उसे ऐसा लगता है जैसे ज़मीन वहीं रुक गई, आसमान पूरा घूम रहा हो, संसार में कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली हो, परेशानी यानी बहुत बड़ी आपदा आने वाली हो। रूपा को यहाँ क्रोध नहीं आता। रूपा यहाँ मतलब दुख के सामने क्रोध कहाँ रुकेगा, मतलब यहाँ पे करुणा और भय से उसकी आंखें जो है वो आंखें उसकी भर आती हैं। अधर्म पाप का भागी वो सोचती है कि मैंने ये जो अधर्म पाप किया इसका भागीदारी कौन है, मैं ही तो हूँ। सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर वो परमात्मा से क्षमा मांगती है, कहती है परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, मैं धर्म का दंड मुझे मत देना, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। यानी वो दिल से प्रार्थना करिए कि भगवान मैंने ये गलती की है, पर इस गलती का मुझे दंड मत देना, क्योंकि इस गलती जो मैंने की है ना इसका दंड बहुत ही भयानक होगा, जिससे मेरा सत्यानाश हो जाएगा। तो रूपा की और स्वार्थ पड़ता अन्याय से इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं दिख पड़ा। वह सोचने लगी हाय मैं कितनी निर्दयी हूँ, मतलब मुझे इस पर दया नहीं आई, मैं इतनी निर्दयी हो गई हूँ कि जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आय मिलती है उसकी मैंने ये दुर्गति की है कि मैं उसे एक टाइम पेट भर खाना भी नहीं दे सकती। उसे इस बात का बहुत अफसोस होता है। फिर कहती है ये सब क्यों हो रहा है, मेरे कारण हुआ है, दयामय भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दो। फिर रूपा ने एक दिया जलाया, भंडार खोला, यानी कि जहाँ वो अन्न रखा था, बना हुआ खाना रखा था, उस भंडार को खोला और एक थाली में सजाकर पूरा भोजन ले आई और बूढ़ी काकी की ओर चली और उसने कंठा विरुद्ध स्वर में कहा। कंठा विरुद्ध स्वर यानी जिस तरह से वो हमेशा क्रोध में बोलती थी ना, वो क्रोध उसका बिल्कुल शांत हो गया, यानी बिल्कुल अलग ही आवाज़ में उसने बात की। तो इसे कहा है कि उसने एकदम कंठा विरुद्ध में बात कहा और कहा काकी उठो भोजन कर लो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, उसका बुरा ना मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि मेरा अपराध क्षमा कर दे। यानी वो यहाँ पर एकदम अच्छे से स्वर में प्यार से वो काकी को कहती है कि काकी उठो भोजन कर लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है जो मैंने आपके साथ ऐसी आपकी ये दुर्गति की है। बोले लेकिन इस बात का बुरा मत मानना और भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे इस अपराध को वो क्षमा कर दें। तो बच्चों यहाँ कहा है कि जैसे भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर अपना तिरस्कार भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी भी सब भुलाकर बैठ गई, खाना खा रही थी। यानी कहा कि जैसे छोटा बच्चा है ना, हम उसे मारते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं तो वो बहुत देर तक रोता है, गुस्सा हो जाता है, उसे भी ऐसा महसूस होता है कि हाँ मुझे डांटा गया, मारा गया। लेकिन हम उसे जब चॉकलेट या मिठाई देते हैं तो वो मतलब उस समय वो मिठाइयाँ पाकर और चॉकलेट पाकर वो भूल जाता है कि मुझे मार पड़ी थी या मुझे डांटा गया था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो बूढ़ी काकी हैं वो सब कुछ भूल गई हैं और खाना खाने बैठ गई हैं। उनके एक एक रोए की सच्ची सजदाएँ निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद ले रही थी, निर्मल थी। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा चैप्टर पूरा हुआ। यहाँ हम इस चैप्टर को पूरा करते हैं। आप इस चैप्टर को 2 बार पढ़िएगा जिससे आपको ये चैप्टर और अच्छी तरह से समझ में आए, और स्वाध्याय हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, तो धन्यवाद।